प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की तृतीय पेपर की कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में अध्ययन किया था। एवरेज वेलोसिटी में यदि सभी अणुओं की संख्या सभी वेगों के योग में अणुओं की संख्या का भाग दिया जाए तो औसत वेग प्राप्त होता है और उसका हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने इसको 1/n0 समेशन ऑफ CI लिया और CI को C इंटू DN और फिर DN/n0 का मान रखकर और उसमें जो कंप्लीट इंटीगर है उस कंप्लीट इंटीगर की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 1/2a² आया और a = m/2kT का मान रखने के पश्चात हमने इसकी कैलकुलेशन की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसका जो अंतिम मान था वो √8RT/πm या √8kT/πm आता है। यदि हम एक अणु गैस के लिए लेते हैं तो ये 8kT/π स्मॉल m होता है और 1 मोल की जब बात करते हैं तो ये √8RT/πm आता है। इसी प्रकार से हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की गणना की थी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में RMS = √CI का स्क्वायर होता है, जिसको कि हम C²DN/n0 लेते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जब स्टेप में CRMS स्क्वायर की गणना करते हैं और C² और DN/n0 का मान रखते हैं, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता और बची हुई वैल्यू का हम पूरा समाकलन करते हैं। समाकलन जो होता है, समाकलन का वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि गणित के कोर्स का पार्ट है और आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हमें सीधा इसका रिजल्ट लिखना होता है और ये 3/8 के बराबर होता है। और इस तरह से a का मान रखते हुए हम CRMS का वैल्यू √3kT/m या √3RT/m निकालते हैं। और इस तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के द्वारा वेरीफाई हो जाता है। अब हम औसत वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में संबंध स्थापित किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और औसत वेग और अल्फा तीनों के बीच में संबंध आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसको ध्यान से समझ लीजिए। अल्फा C/CRMS यदि हम इनको लिखते हैं तो अल्फा का मान √2RT/M है। C एवरेज का मान √RT/πM है और CRMS का मान √3RT/M है। यदि हम इन तीनों को देखें तो RT/M तीनों में उपस्थित है, तीनों कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो √2/8/π/√3 मान आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। इन तीनों में मिनिमम वैल्यू √2 है, इसीलिए तीनों संख्याओं को हम √2 से डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू √2/√2 √8/√2π/√3/√2 आ जाती है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू √2/√2 1 के बराबर होती है और √8/√2π 1.128 और √3/√2 = 1.224 के बराबर होती है। इससे हमें पता चलता है कि CRMS का मान सबसे ज़्यादा, C² का मान उससे कम और अल्फा का मान सबसे कम है। इस तरह से एक अल्फा = 0.816 C² के बराबर है
और C बार इज इक्वल टू 0.921 CRMS के बराबर होता है। इसको निकालने के लिए हमने अल्फा अपॉन C लिया, तो अल्फा का मान 1 और C बार का मान 1.128। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इजिकल टू 0.816 आता है। तो इस तरह से इनकी हम गणना करते हैं। C बार अपॉन CRMS 1.128 में 1.224 से डिवाइड करते हैं तो ये मान 0.921 आता है। इस तरह से हम अल्फा, C बार या C औसत और CRMS या वर्ग माध्य मूल वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या अधिकतम संभाव्य वेग, औसत वेग और CRMS या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह से हमारा वास्तविक गैसों, आदर्श गैसों के संबंध में जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सब पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम वास्तविक गैसों की बात करते हैं। वास्तविक गैसें और आदर्श गैसों में क्या अंतर है, सबसे पहले इसके संबंध में बात करेंगे। वास्तविक आदर्श गैसों के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं और इसके साथ साथ आपने बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम और गैस समीकरण पढ़ा हुआ है, जो कि हम ये मानकर चलते हैं कि आप सबको भली भांति याद है। आदर्श गैस वह गैस होती है जो सभी दाब व ताप की परिस्थितियों में गैस नियम का पूर्णतया पालन करती है। और गैस नियम क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आप सब इस समीकरण के बारे में जानते हैं। यानी आदर्श गैस कौन सी गैस होगी? जो PV इज इक्वल टू nRT गैस समीकरण का सभी दाब व ताप की परिस्थितियों में पूर्णतया पालन करती है। अब हम आपको वास्तविक गैसों के बारे में बताते हैं। वास्तविक गैसें, वास्तव में जो गैस हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित हैं वो सैद्धांतिक रूप से दिए गए समीकरण का कुछ परिस्थितियों में पालन करती हैं और कुछ के अंदर नहीं करती हैं। यदि हम अध्ययन करने पर पाया गया कि वास्तविक गैसें उच्च ताप व निम्न दाब पर गैस नियमों का पूरी तरह से पालन करती हैं, परंतु दूसरी परिस्थितियों में ये गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करती हैं, परंतु अन्य परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार से इनमें विचलन दिखाई देता है। अब हम कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये अत्यधिक विलेय तथा द्रवणशील गैसें हैं। ऐसी गैसें आदर्श व्यवहार से ज़्यादा विचलन दिखाती हैं, परंतु अविलेय व कम द्रवणशील गैसें जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये आदर्श गैस व्यवहार से अपेक्षाकृत कम विचलन दिखाती हैं। यह व्यवहार में उच्च दाब व न्यून ताप पर गैसों का आयतन शून्य नहीं होता, जबकि बॉयल और चार्ल्स के नियम अनुसार ऐसा हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आदर्श गैस या आदर्श आचरण से विचलन के क्या कारण हैं या आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों होता है। या इसके संबंध में सबसे पहले रैगनॉल्ट और एमाग्रेट नामक दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी और उन्होंने अपने जो अध्ययन में बताया कि यदि हम PV और P के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने पर
आदर्श गैस के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो कि आपको स्क्रीन पर ग्राफ नंबर 1 में डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई जा रही है। परंतु जब वास्तविक गैसों को लिया जाता है तो वास्तविक गैसों में इसमें पर्याप्त विचलन दिखाई देते हैं और वास्तविक गैसों के पीवी वर्सेस पी के बीच के ग्राफ कौन से, जो कि आपको पीवी वर्सेस पी के ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है उनसे पर्याप्त विचलन है। और आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का विचलन सबसे ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, जो ज़्यादा द्रवणशील गैसें हैं, ज़्यादा विलेय गैसें हैं, उनमें विचलन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में पर्याप्त विचलन दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन में भी विचलन है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। इसी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम में भी विचलन पाया जाता है, परंतु हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर केवल धनात्मक विचलन होता है और ऋणात्मक विचलन नहीं पाया जाता है। आदर्श गैसों के लिए अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे एमाग्रेट कर्व में हमने PV/RT और P के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। PV/RT का मान, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल गैस के लिए PV=RT होता है, अर्थात PV/RT = 1 के बराबर होगा। यानी जब हम PV/RT Z वर्सेस P के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनने पर आदर्श गैसों के लिए एक सीधी रेखा आएगी, यानी सभी दाब की परिस्थितियों में Z का मान विचलित नहीं होगा और वो हमेशा 1.00 के बराबर होगा, यानी वो सदैव 1 के बराबर होता है। परंतु वास्तविक गैसों के लिए इसमें पर्याप्त विचलन आपको दिखाई दे रहे हैं। जिन गैसों में मान Z का मान हमने लिया 0.5, 1.0 और 1.5, तो जिन गैसों में इनमें पर्याप्त विचलन दिखाई देते हैं, जैसे सबसे कम दाब यानी P लगभग 0 के बराबर है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्राफ यदि हम देखें तो सबसे पहले यानी P बिल्कुल 0 के आसपास है, वहाँ पर गैस बहुत कम दाब पर आदर्श व्यवहार प्रस्तुत कर रही है। जैसे ही दाब को बढ़ाया जाता है 1 से इसका मान Z का मान कम होने लगता है और ग्राफ में ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है, और ये ऋणात्मक विचलन गैस की अधिक संपीड़ितता को या मोर कंप्रेसिविटी को बरताता है। जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाते हैं, दाब बढ़ाने पर अणु पास आते हैं, उनकी संपीड़ितता के मान में कमी होती है और एक निश्चित न्यूनतम मान पर आने के पश्चात ग्राफ में धनात्मक विचलन होने लग जाता है और ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाता है और Z का मान लगभग 0.4 तक जाकर उसके बाद वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। एक निश्चित समय में ये Z का मान किसके बराबर हो जाता है? आइडियल गैस के बराबर हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर धनात्मक विचलन दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरह से एमाग्रेट ने कर्व की सहायता से वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन बताए। इसी प्रकार ऑक्सीजन का ग्राफ भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। निम्न दाब पर वक्रों का मान Z = 1 से नीचे होता है
और ये गैस की अधिक संपीड़ितता को दिखाता है। गैस को सरलतापूर्वक इसमें दबाया जा सकता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है संपीड़ितता कम होती जाती है। ये न्यूनतम मान पर पहुंच करके वापस बढ़ना शुरू हो जाता है और एक निश्चित मान पर आकर वो आदर्श गैस के बराबर हो जाता है। इसके बाद ये 1 से बढ़ना शुरू हो जाता है, अर्थात वास्तविक गैस की संपीड़ितता आदर्श गैस से कम हो जाती है, क्योंकि दाब बढ़ने पर अणु पास पास आ जाते हैं और संपीड़न इसमें मुश्किल से होता है। यदि हम किसी भी गैस के विभिन्न तापों पर वक्र खींचें और जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन में पर्याप्त कमी आती है, यानी ताप बढ़ने के बाद आदर्श व्यवहार से विचलन में कमी आती है। हमने आपको स्क्रीन पर 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं जो कि नाइट्रोजन के अलग अलग 3 तापों के कर्व हैं। पहला कर्व -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दूसरा -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और तीसरा -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और ये Z वर्सेस P के बीच में नाइट्रोजन के कर्व हैं। जब इनको देखा तो हमें दिखता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है वह गैस आदर्श गैस के पास उसका विचलन कम होता जाता है और वो आइडियल बिहेवियर शो करने के पास आती जाती है, यानी विचलन का मान उसका ग्राफ का कम होता जाता है। और ऐसे धीरे धीरे जब हम पहुंचते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर ये विचलन का मान नहीं के बराबर हो जाता है और गैस लगभग आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करती है। ऐसे ताप को हम बायल ताप कहते हैं, अर्थात बायल ताप वह ताप जिस पर कोई भी गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से हमने आपको आज एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और अल्फा, CRMS, C बार के बीच में संबंध और एमाग्रेट कर्व के बारे में बताया। धन्यवाद।